हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहाँ चली गई थी। तो कुछ पर्सनल और बहुत ज़्यादा मतलब कि इशू आ गए थे। अब आप लोगों को क्या ही बताएं, ठीक है। तो अब इशू सॉल्व हो गया है। सॉरी, 2 महीने के करीब हो गए हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आप लोग की क्वेरी रहेगी, वो पूछ सकता है। कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे तो मैं उनका आंसर दे दी हूँ। जो क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं तो पर्सनल नंबर दे देंगे, उस पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिसको चाहिए वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, सॉरी उसके लिए, इतने दिन तक मैं क्लास नहीं ले पाई। थोड़ा मैं मतलब कि स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो फिर इसलिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इशूज़ थे, इस वजह से सब सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्लास रेगुलर चलेगा और हम लोग का LT ग्रेड का क्लास चलेगा और अपने नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं। और आप लोग अपने LT ग्रेड में जो जो आएंगे टॉपिक, सारे टॉपिक से मैच कर लीजिएगा। आप लोग के सारे टॉपिक मैच हो जाएंगे और एक्स्ट्रा ही रहेंगे, ठीक है। सिलेबस आप लोग लेके अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे, बट आपको सारे सिलेबस मिलेंगे, सारे सिलेबस के पार्ट मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन, सारे मतलब सिलेबस के एक एक पार्ट में कवर कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग बेफिक्र हो के जितना मैं पढ़ा रही हूँ और जितना करा रही हूँ अच्छे से करेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग का अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग कहेंगे तो GS का भी मैं GS तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, बट आप लोग को GS के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हूँ और मेरे नोट्स भी हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ GS के, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए पहला ही देख लीजिए आप लोग। विस्तार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वोरहेस ने किया था। किसने किया था विस्तार शब्द का प्रयोग? वोरहेस ने किया था, ठीक है स्टूडेंट। और JP लिंगन्स जो अमेरिका में थे, उन्होंने अमेरिका में विस्तार के जनक माना जाता है, ठीक है। JP लिंगन को अमेरिका में विस्तार का जनक माना जाता है। और जो KN सिंह थे उन्हें भारत में विस्तार का जनक माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अमेरिका में विस्तार का जनक किसे माना जाता है, तो JP लिंगन्स को माना जाता है। और भारत में अगर पूछा जाए, इंडिया में पूछा जाए तो KN सिंह को माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आप लोग अगर कहेंगे तो आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए शिक्षा के प्रकार, ठीक है। तो शिक्षा कितने प्रकार की होती है? आप लोग कमेंट करके शिक्षा कितने प्रकार की होती है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देखा तो शिक्षा 3 प्रकार की होती हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पूरी चीज़ आप लोग हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को इंग्लिश का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन हम लोग कहाँ लेते हैं? जैसे स्कूल्स, ये आप लोग देखना हो तो देखिएगा, नहीं मैं आप लोग को समझा रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होता है? तो औपचारिक शिक्षा वो होता है जैसे कि हम लोग स्कूल्स, कॉलेज इन सब जगह लेते हैं जो शिक्षा ना, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो सिलेबस वाइज पढ़ाई की जाती है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट वो होता है जो कि अलग अलग लोगों को, ठीक है, समुदाय के अलग अलग लोगों के लिए होती है। ये नहीं कि जो समुदाय में जितने लोग हैं, देखिए इसमें लिखा है ना, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग दी जाने वाली शिक्षा है, ठीक है। ये सबके लिए मतलब एक समान नहीं होती है, ठीक है। सबके लिए एक समान कौन सी शिक्षा होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन सभी को दिया जाता है और ये क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, ठीक है। तो आप लोग को कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोग समझ जाओगे। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होता है कि
अलग अलग जैसे कि ग्रुप्स के लोग हैं, आपके गांव में अगल बगल समुदाय के लोग, आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से उनको देख के हम लोग, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं। और ये सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सबके लिए होती हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, सारे सबकी एक प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए सभी को ये अलग अलग दिया जाता है, सभी के लिए समान नहीं होता है, ठीक है। अब आइए इनफॉर्मल एजुकेशन में। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? ये इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। जैसे घर में, आस पड़ोस में, अगल बगल में, फ्रेंडशिप में, हर जगह, मतलब कि ये जीवन पर्यंत जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये एजुकेशन जो होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये चलता रहता है, ठीक है। एक दूसरे को, जैसे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, कोई जानकारी देना, कोई बातें बताना, उनको कुछ समझाना, परिवार में माँ बाप जो समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब आइए विस्तार शिक्षा, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द किससे लिया गया? एक्सटेंसियो से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, लैटिन शब्द, देखिए एक्सटेंशन शब्द, एक्सटेंशन लैटिन शब्द एक्सटेंसियो, ठीक है, एक्सटेंसियो से लिया गया है, जिसके एक्स का अर्थ है बाहर और टेंसियो का अर्थ है खींचना, ठीक है। एक्स का अर्थ क्या हो गया? एक्स का अर्थ हो गया बाहर और टेंसियो का अर्थ क्या हो गया? खींचना, ठीक है, मतलब बाहर खींचना या विस्तार करना, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोग समझ गए? मैं एक बार फिर से आप लोग को अच्छे से बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा। एक्सटेंशन शब्द लैटिन मूल एक्सटेंसियो से लिया गया है। एक्स का अर्थ है बाहर, टेंसियो का अर्थ है खींचना, मतलब बाहर खींचना या विस्तार करना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में 1866 में, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में 1866 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी 1886 में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइएगा या वीडियो बाद में सुन लीजिए अच्छे से। दोबारा आप लोग वीडियो रोक रोक के कर सकते हैं, इससे आपका क्या होगा? 2 बार पढ़ लेंगे आप लोग का, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार दूसरी बार हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, आप लोग का अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द की पहली बार इस्तेमाल 1983 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का पहली बार इस्तेमाल कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द है का पहली बार इस्तेमाल 1983 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ज़रूर आता है, LT ग्रेड में जैसे हो गया और नेट वगैरह में हो गया, इसको मतलब कि लगाने के लिए आता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। लाइन वाइज जैसे लगाया जाता है ना, ऊपर नीचे करके दे दिया जाएगा और आप लोग को लगाना रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, अरेंज करना रहता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस मतलब प्रसार शिक्षा प्रक्रिया। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में पहला क्या होता है? परिस्थिति का आकलन करना, ठीक है स्टूडेंट। परिस्थिति का हम आकलन करेंगे, ठीक है। फिर उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। जब मेरे उद्देश्य निर्धारित हो जाएंगे तो मुझे लोगों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, ये सोचेंगे, फिर लोगों को सिखाएंगे। फिर उससे मुझे क्या करना है? उसका फिर मूल्यांकन करेंगे। किसका? कि जो हमने लोगों को सिखाया, तो लोगों ने कितना सीखा, कैसे सीखा, सीखा या नहीं अच्छे से, तो उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। फिर उस मूल्यांकन के बाद हम पुनः विचार करेंगे कि ये प्रोसेस सही से मेरा वर्क किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर से हम उसको लागू करेंगे, ठीक है। फिर से हम इसको अच्छे से करेंगे और प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे कि क्या इसमें गलतियाँ आई, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग को समझ में आया एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस। तो इसमें पहला क्या है? परिस्थिति का आकलन करेंगे, उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, लोगों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, लोगों को उस हिसाब से सिखाएंगे। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि लोगों ने कितना सीखा, फिर उस पर पुनः विचार करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोसेस।
चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो विस्तार शिक्षा के हम सिद्धांत, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, हितों और ज़रूरतों का सिद्धांत, उसमें से 3 दे देंगे, जो नहीं रहेंगे 1 दे देंगे, उसमें प्रिंसिपल डाल देंगे। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत हैं। तो 3 नहीं रहेंगे, 1 जो पढ़े रहेंगे, इन सब में से रहेंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हितों और ज़रूरतों का सिद्धांत, ज़मीनी स्तर का सिद्धांत। ठीक है, अभी इस सब के बारे में बताऊंगी। सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, सहयोग व भागीदारी का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, विस्तार शिक्षण विधियों के उपयोग व अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, मतलब नेतृत्व मतलब क्या, लीडरशिप। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन में लीडरशिप सबके पास होना जरूरी है। ठीक है, संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञ का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत या मूल्यांकन का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा देखिए पहला क्या है, हितों और ज़रूरतों का सिद्धांत। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में हमें ये देखना होता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, क्या है, किस हिसाब से हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारी क्या क्या नीड है, हमें किस चीज़ की नीड है, क्या हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हितों और ज़रूरतों का ये सिद्धांत होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, ज़मीनी स्तर का सिद्धांत, ये ज़मीन से जुड़ा होता है, ये ऊपर से नहीं होता है, ये नीचे से होते हैं। ठीक है, नीचे के लेवल से उठते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रामीण स्तर से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ज़मीनी स्तर से। सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, इसमें जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति की संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, गांव के लोगों की अलग होती है, शहर में कुछ अलग होती है, किसी और जाति के लोगों की कुछ अलग संस्कृति। तो उनके संस्कृति के हिसाब से उनके संस्कृति में हमको बिना अंतर किए विस्तार शिक्षा का एक्सटेंशन एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, कि किसी की संस्कृति को कोई ठेस ना पहुँचे, उनकी संस्कृति के हिसाब से ही उनको मॉडिफाई करें, उनको बताएं कि आप ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन का से देखिए अंतर है ये परिवर्तन। ठीक है, उनके संस्कृति में बिना परिवर्तन किए उन्हें हम कैसे बता सकते हैं, उन्हें हम कैसे समझा सकते हैं ये। ठीक है, सहयोग व भागीदारी का सिद्धांत, लोगों को ये बताना कि एक दूसरे की सहयोग व भागीदारी ज़रूरी है। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से और भागीदारी से जानकारी दे के आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत, ये एक्सटेंशन एजुकेशन बताता है कि आप खुद करिए तब बिलीव करिए। ठीक है, खुद करिए मतलब अपने से सेल्फ से अपना खुद करिए, करके देखिए, फिर सीखिए, फिर तब उस पर बिलीव करिए। तो ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन करके सीखने का भी सिद्धांत है। ठीक है, विस्तार शिक्षण विधियों के उपयोग व अनुकूलनशीलता का सिद्धांत है। यहाँ उपयोग और अनुकूलनशीलता दिया गया। ठीक है, तो ये हम अपने अनुकूलनशीलता मतलब हम अपने अनुकूल इसको ढाल के कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का उपयोग करके हम अपने खेतों के मतलब कि जो हम अनाज उगा रहे हैं उसमें क्या करें, अपने अनुकूल उसको हम कैसे करें। ठीक है, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम कैसे उसका उपयोग करके अच्छी पैदावार कर सकते हैं, या घर में हम कोई खाना बना रहे हैं तो अपने अनुकूल उसको कैसे उपयोग उसका करें और अच्छे से उसी में कर सकें। ठीक है, नेतृत्व का सिद्धांत, हर व्यक्ति के पास लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है सिर्फ एक लोगों का नहीं होता, ये संपूर्ण परिवार का सिद्धांत होता है, सारे लोगों का ये होता है। ठीक है, ये नहीं कि बस एक इंडिविजुअल लोगों का होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षित विशेषज्ञ का सिद्धांत। ठीक है, इसमें व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, इसमें विशेषज्ञ होते हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको कार्य करना होता है। संतुष्टि का सिद्धांत, इसमें जो सिखाने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं उन्हें संतुष्टि मिली या नहीं मिली। ठीक है, इसका भी ये एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत होता है। संतुष्टि जरूरी है, बिना संतुष्टि के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसे संतुष्टि का भी सिद्धांत है एक्सटेंशन एजुकेशन। मूल्यांकन का सिद्धांत, लास्ट में मूल्यांकन हमें करना चाहिए कि लोग क्या सीखे, गांव के लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, उसको अपने ऊपर लागू किया या नहीं किया, उनको उससे जो हमने सिखाया, जैसे हमने खेती के बारे में सिखाया, फर्टिलाइज़र डालने के बारे में सिखाया कि ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो
चलिए स्टूडेंट, तो मूल्यांकन का सिद्धांत। तो मूल्यांकन का सिद्धांत ये होता है, हमें मूल्यांकन करना होता है कि हमने जो लोगों को सिखाया, जो फर्टिलाइज़र डालने के बारे में सिखाया, उससे वो लोग लागू कर रहे हैं या नहीं, उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं, कैसे कर रहे हैं, ये सब। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मूल्यांकन भी करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग को ये याद करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए विस्तार कार्यक्रम नियोजन के चरण, एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन को 2 चरणों में होती है। ठीक है, जैसे देखिए प्रोग्राम प्लानिंग होता है, प्रोग्राम एक्शन, मतलब पहले प्लानिंग करेंगे फिर उसका एक्शन करेंगे, मतलब उसको करके देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ इस साइड हम लोग पहले प्लान बनाएंगे, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पहला देखिए, तो पहला क्या है, तथ्यों का संग्रह करना। ठीक है, पहला क्या करेंगे, हम तथ्यों को संग्रह करेंगे। ठीक है, जो हमारे तथ्य हैं उसको जुटाएंगे, उसका संग्रह करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, परिस्थिति का मूल्यांकन, मतलब किसी हम गांव में गए, किसी गांव में हम जब जाएंगे तो वो तथ्यों को संग्रह करेंगे कि क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद उस परिस्थिति का हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उस परिस्थिति का हम मूल्यांकन करेंगे, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, किन किन लोगों की एक प्रॉब्लम है, ऐसा। ठीक है, फिर समस्या की हम पहचान करेंगे कि आखिर यहाँ पे समस्या है क्या। ठीक है, जब हमें समस्या की पहचान हो जाएगी तो फिर हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, फिर उद्देश्य निर्धारित करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर योजना हम तैयार करेंगे। ठीक है, फिर योजना हम तैयार करेंगे, उसका रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर योजना को हम पालन करेंगे। ठीक है, फिर योजना जो हमारा तैयार है उसका हम पालन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, कि वो जो योजना हमने बनाया, जो हमने योजना तैयार किया, क्या वो योजना सच में वर्क किया या नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर पुनः विचार करेंगे उस योजना पे। ठीक है, कि जो हमने सब ये सारे किए वो हमारे सही से हुए या नहीं, और नहीं हुए तो उसको फिर से हम करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए भारत में विस्तार प्रणाली 2 स्टेज में आई। भारत में जो विस्तार प्रणाली आई कितने स्टेज में आई, तो 2 स्टेज में आई। पहला कौन सा स्टेज था, स्वतंत्रता से पूर्व आई थी पहला, 1866 से 1947 तक। कब आई थी, 1866 से 1947 तक आई थी स्वतंत्रता से पूर्व। क्या आया था, विस्तार प्रणाली। ठीक है, दूसरा चरण क्या था, स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब 1947 से 1953 तक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, डेमोक्रेसी पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, लोकतंत्र, हमें डेमोक्रेसी पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र शब्द, पहले तुम्हें जानना है कि लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी से लिया गया। किससे लिया गया, देखिए हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी से लिया गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी से लिया गया है। ठीक, चलिए तो लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी से लिया गया है। कृषि का अर्थ होता है शासन, और डेमोस का अर्थ होता है लोगों का, लोग। ठीक है, कृषि का अर्थ होता है, देखिए लिखा है ना, कृषि का अर्थ होता है शासन और डेमोस का अर्थ होता है लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। तो इसका अर्थ क्या होता है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पंचायती राज्य के बारे में पढ़ते हैं, विकेंद्रीकरण के बारे में छोड़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज्य, केंद्रीकरण मतलब आप जानते हैं केंद्र में रह के, जैसे कि ये बिंदु है केंद्र, इसी में रह के सब कार्य करेंगे, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण कहते हैं जो सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे केंद्र है, यहीं से सारे लोग जो हैं उठ के कार्य करेंगे, उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। आप सभी लोग समझ गए हैं विकेंद्रीकरण का मतलब। ठीक है, अब पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पंचायती राज को 3 स्तर में बांटा जाता है। किस में, विलेज में बांटा जाता है, ब्लॉक में बांटा जाता है, डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे।
त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, तो पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, कौन कौन सी? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। सबसे निचला स्तर क्या होता है? विलेज होता है, फिर क्या होता है? ब्लॉक होता है, फिर सबसे उच्च स्तर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, और ये किस लाया था? बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब हमको पढ़ना है क्या? प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रशिक्षण। ठीक है, तो ट्रेनिंग। ठीक है, तो प्रशिक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं ना। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेवा पूर्व प्रशिक्षण। क्या पढ़ेंगे? सेवा पूर्व प्रशिक्षण। मतलब आप किसी नौकरी में जैसे कि ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई नौकरी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें जाने से पहले जो आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे उसे कहते हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण। समझ गए होंगे? ठीक है, जैसे आप लोग को टीचिंग में जाना है, तो टीचिंग में जाने से पहले आप लोग को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसे कहते हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे जब आप उस टीचिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो जब उस टीचिंग में आप जाएंगे तो आपको समझाया जाएगा कि ये आपके प्रिंसिपल हैं, ये आपके वाइस प्रिंसिपल हैं। ठीक है, ऐसे मतलब सबके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और फिर ये बताया जाएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या टाइमिंग है। ये क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन को क्या कहते हैं? अभिमुखीकरण कहते हैं। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा इन सर्विस ट्रेनिंग। अब आपको नौकरी के दौरान जो आप टीचिंग में गए उस समय जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसको कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है, अब क्या होता है? इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग क्या होता है? अब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सारे कर्मचारी को मिल के एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो आयोजित किया जाएगा उसे कहते हैं इन हाउस ट्रेनिंग। ठीक है, देख रहे हैं, कर्मचारियों के विकास के लिए संगठन के भीतर आयोजित किया जाता है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं पे इंडिविजुअल नहीं, जितने कर्मचारी होंगे, ठीक है, जितने स्टाफ आपके जैसे होंगे उन सभी को जो आयोजित किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, जो सिखाया जाएगा उसे कहते हैं इन हाउस ट्रेनिंग। ठीक है, अब आउटडोर ट्रेनिंग। ठीक है, अब आउटडोर ट्रेनिंग किसे आप समझ रहे हैं? आउटडोर मतलब बाहर, मतलब जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ नहीं, किसी और स्कूल्स कॉलेज में जाके आपको ट्रेनिंग देनी रहेगी। ठीक है, जैसे आप लोग ने बीएड किया होगा तो आप लोगों ने टीचिंग भी की होगी। जो टीचिंग की होगी तो अपने स्कूल में आप लोग रहते होंगे, पढ़ते होंगे, तो फिर टीचिंग करने आप लोग 1-2 महीने के लिए कहीं और गए होंगे ना, तो उसे कहते हैं आउटडोर ट्रेनिंग। ठीक है, या तो किसी कंपनी में आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में आप वर्क करने लगे हैं, तो कंपनी आपको बोल दे कि आपको इस कंपनी में 10 या 50 डेज़ के लिए वहाँ पे काम करना पड़ेगा, सेम एज डी सैलरी इसी कंपनी से मिलेगी बट वहाँ काम करना रहेगा, तो उसे कहते हैं आउटडोर ट्रेनिंग। ठीक है, पारंपरिक प्रशिक्षण। ठीक है, पारंपरिक मतलब जो परंपराओं से चली आ रही हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पारंपरिक प्रशिक्षण। मतलब कि आपके जैसे कॉलेज में सरस्वती पूजा हो रही है, वहाँ सबको मिठाइयाँ बँट रही हैं, तो वो परंपरा है कि वहाँ हर साल सरस्वती पूजा पे आपको मिठाइयाँ बँटेंगी। चिल्ड्रंस डे पे बच्चों को प्ले कराया जाता है, उन्हें मिठाइयाँ दी जाती हैं, तो वो हर साल हमेशा होगा, वो परंपरा है। ठीक है, तो ऐसे आपके ऑफिस में कोई अलग एक्टिविटी किसी न किसी टाइम पे होती है, किसी न किसी फिक्स डेट पे होती है, तो वो हर साल होती है, उसे पारंपरिक कहते हैं। ठीक है, और क्या है? अनुभाविक प्रशिक्षण। अपने अनुभव के अनुसार जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे अनुभाविक प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विस्तार शिक्षा का दायरा। तो विस्तार शिक्षा का दायरा क्या होता है? कैल्सी और हैरने 1967 द्वारा कृषि प्रसार के 9 प्रमुख कार्य क्षेत्र थे। क्या बताए थे कैल्सी और हैरने ने? कैल्सी और हैरने 1967 द्वारा कृषि प्रसार के 9 प्रमुख कार्य क्षेत्र बताए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें दायरा इसका ही, ठीक है, आप लोग ये समझेंगे ना। और कैल्सी और हैरने के द्वारा जो बताया गया है, तो कि कृषि उत्पादन में दक्षता, मतलब कृषि का जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बढ़ाना, उसमें दक्षता लाना, विपणन, वितरण और उपयोग में दक्षता। ठीक है,
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग। अपने हम प्राकृतिक चीज़ों को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, अपने पेड़ पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं। जो हमारी संसाधनें हैं जैसे जल, मिट्टी, नदियाँ, पेड़ पौधे, इन सब का संरक्षण करना, इन सब को बचाना। तो क्या बताया हमने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग। ठीक है, कैसे हम अपने प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, उसके उपयोग के बारे में बताना। खेत और घर में प्रबंध करना। ठीक है, पारिवारिक जीवन स्तर। ठीक है, युवा विकास, नेतृत्व विकास मतलब लीडरशिप का विकास, सामुदायिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र का विकास, लोक मामले और सार्वजनिक चीज़ें। ठीक है, तो हमने इतना समझा कि विस्तार शिक्षा का जो दायरा होता है वो कृषि उत्पादन में दक्षता का होता है, विपणन, वितरण और उपयोग में दक्षता होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग होता है, खेत और घर में प्रबंधन होता है, पारिवारिक जीवन होता है, युवा विकास होता है, नेतृत्व विकास होता है, सामुदायिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, लोक मामले और सार्वजनिक विकास होता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। चलिए तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना कब आई, जो हमने चरण पढ़े थे ना, 2 चरणों में बांटा गया है। पहला ये देख लीजिए आप लोग, क्या पढ़ा था हमने, ये जो हमने पढ़ा था ना, बाद में विस्तार पढ़ाने 2 स्टेज में आई थी। पहला क्या था, स्वतंत्रता से पूर्व था 1866 से 1947 तक, स्वतंत्रता के पश्चात जो आया था 1947 से 1953 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको ये पढ़ना है। तो इसमें क्या देखिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना 1903 ना, सर डेनियल हैमिल्टन ने ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना को लाया। ठीक है, ये आपको एज इट इज डेट के साथ और किसने लाया, आपको बस यही याद करना है। ठीक है, सर डेनियल हैमिल्टन ने लाया क्या, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना 1903। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट सभी को पता होगा किसने लाया, गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने लाया, FL ब्रेयल ने 1920 में लाया। कब आया, अब पंजाब में आया। ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया, 1920 में FL ब्रेयल ने, कहाँ पे था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, श्री निकेतन योजना। श्री निकेतन योजना कब आया था, 1920 में ये भी आया। कौन लाया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लाया गया। ठीक है, सेवाग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये कब आया, 1920 में आया, महात्मा गांधी ने लाया। ठीक है, सेवाग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना 1920 में किसने की, महात्मा गांधी ने की। ठीक है, युवा पुरुष ईसाई संघ, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा लाया गया, ये YCM। ठीक है, युवा पुरुष ईसाई मंच। ठीक है, यह विश्वव्यापी संगठन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या है, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कब आया, 1932 में आया। ठीक है, और कौन लाया, VT कृष्णमाचारी लाए। ठीक है, बड़ौदा राज्य में शुरू हुआ ये। क्या है, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 1932 में आया। कौन लाया, VT कृष्णमाचारी लाए। कहाँ पे, बड़ौदा राज्य में। ठीक है, तो आप लोग को एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना कब आया, 1903 में आया, सर डेनियल हैमिल्टन ने लाया। गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया, FL ब्रेयल ने 1920 में पंजाब में लाया। श्री निकेतन योजना ये भी 1920 में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लाया गया। सेवाग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना 1920 में हुई, महात्मा गांधी द्वारा हुई। युवा पुरुष ईसाई मंच, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, देखिए YMC, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म आता है, YCM दे देगा तो आपको करना रहेगा यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या है, विश्वव्यापी संगठन है। ठीक है, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कब आया, 1932 में आया।
वीटी कृष्णमाचार्य ने लाया, बड़ौदा राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग रेगुलर बेस पे देखिए, स्टार्ट किए हैं, इसको हम जल्दी से IELTS ग्रेड का कंप्लीट कर देंगे आप लोग का नोट्स। और आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना हो तो होम साइंस बाय संगीता मैम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसका 100 लोग जुड़ जाएंगे उस पर, तो आप लोग को PDF भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स उसी पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और जिसको लिखना है तो मैं बोलती चल रही हूँ, लिखी हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। और जो जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप लोग का रेगुलर बेस पे क्लास चलेगा। और जितने मेरे नोट्स हैं सारे नोट्स से आप लोग को हम कवर करा देंगे। और आप लोग अपने सिलेबस से मैच करा लीजिएगा, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके लास्ट में जो जो टॉपिक कंप्लीट, जैसे एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन कराती जाऊँगी, सारे क्वेश्चन तैयार कर लूँगी तो कराती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। देखिए वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, हम भी अच्छे से आप लोग को पढ़ा सकें। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग वीडियो ज़रूर से वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।